Hello friends, welcome back to my YouTube channel रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड रेनू। कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑफ इनकम टैक्स। राइट, टॉप 20 एमसीक्यूज लेकर आई हूँ इनकम टैक्स से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। List out from the given statements the important ethical principles that a business should follow. Right, important ethical principles क्या होते हैं जो कि एक बिजनेस को फॉलो करने चाहिए। First one is to take the necessary action for the development of the concerned industry or the business। की necessary actions लेने चाहिए कि हमारी जो जिस इंडस्ट्री और बिजनेस को हम लोग मतलब हम लोग हमारी जो इंडस्ट्री और बिजनेस है जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं उसको डेवलप करने के लिए पे टैक्सेस एंड डिस्चार्ज अदर ऑब्लिगेशंस प्रॉम्प्टली टू एंश्योर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज की ह्यूमन रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। रिफ्रेन फ्रॉम सीक्रेट किकबैक्स और पे ऑफ्स टू कस्टमर सप्लायर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एट्सेट्रा। राइट, कि उनसे क्या है कोई पे ऑफ देना कस्टमर्स को या फिर कोई सीक्रेट किकबैक्स हैं उससे क्या है बचना चाहिए। इंश्योर पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। राइट, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और उनको फेयर वेजेस मिलने चाहिए। सो ये रहे आपके पास ऑप्शंस। अब आप लोग बताओ कि इनमें से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट और एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो कि एक बिजनेस को फॉलो करने चाहिए। सो अगर हम देखें तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये क्या है, ये हम फॉलो नहीं करेंगे। राइट, सॉरी, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हम फॉलो नहीं करेंगे। तो जिस ऑप्शन में हमारा जो थर्ड ऑप्शन है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। राइट, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने टैक्सेस को पे करना है एंड जो हमारी अदर ऑब्लिगेशंस होंगे उनको डिस्चार्ज करना है। refrain from the secret kickbacks or payoff to customers and ensure payment of fair wages and fair treatment to the employees। so हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑप्शन। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर। जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो क्या होता है, फुली एग्जेम्प्टेड होता है, फुली टैक्सेबल होता है, पार्शियली टैक्सेबल होता है, फुली एग्जेम्प्टेड इन स्पेसिफाइड एंड पार्शियली एग्जेम्प्टेड इन स्पेसिफाइड एरियाज। राइट, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है वो क्या होता है, फुली टैक्सेबल होता है। राइट, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज entertainment allowance for non-government employees are fully taxable। Clear? Next question. In tax laws, donation to approved and notified association for scientific research is allowed as। right, कि किसी approved and notified association को हमने donation provide करनी है for scientific research, वहाँ पे हमें जो deduction है वो कहाँ तक allowed होती है, 125% of the donation, 100% of the donation, 175% of the donation and 150% of the donation। अगर कोई डोनेशन हम अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड एसोसिएशन को दे रहे हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इट इज टू बी अलाउड एज 100% ऑफ द डोनेशन। क्लियर? 100% ऑफ द डोनेशन हमारी क्या होगी, डिडक्टिबल होगी। In tax laws, donation to approved and notified association for scientific research is allowed as 100% of the donation। Explanation. Section 80GGA allows deductions from donations made towards scientific research or rural development। right, इसके लिए हमारा सेक्शन कौन सा है, 80GGA। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, इफ द टैक्स लाइबिलिटी हैज बीन रिड्यूस्ड विद इन द लीगल फ्रेमवर्क इट इज टैक्स प्लानिंग। कि अगर हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको हम लीगल फ्रेमवर्क के विद इन अगर रिड्यूस कर रहे हैं तो वो हमारी क्या होगी, टैक्स प्लानिंग होगी। राइट, second statement, if tax liability has been reduced to get benefit of deduction available under the income tax it is called tax evasion। कहते हैं अगर tax liability को हम लोग reduce कर रहे हैं to get benefit of deduction
कि जो डिडक्शंस हैं उसके बेनिफिट जो हमें अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हमें मिल रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? टैक्स इवेजन बोलेंगे। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? both statements are correct, both of the statements are incorrect, statement 1 is correct और statement 2 is correct। so अगर हम देखें तो हमारी दोनों statements में से जो हमारी first statement है वो क्या है? correct है, and जो हमारी second statement है वो क्या है? incorrect है। so हमारा correct option क्या हो जाएगा? option B, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect। clear? moving to next question। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर अ पर्सन डिराइव्स इनकम फ्रॉम अ नेशन विद इन विच इंडिया डज नॉट हैव DTAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, राइट? DTAA मीन्स डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्लियर? कहते जहाँ एक पर्सन जिसको इनकम डिराइव हो रही है फ्रॉम अ नेशन विद विच इंडिया, जहां पे इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट उस नेशन के साथ नहीं है, सच पर्सन इज गिवन क्रेडिट इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। अगर उस पर्सन को कोई क्रेडिट मिल रहा है इंडिया में तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? एंटायर टैक्स पेड इन द फॉरेन कंट्री इज अलाउड एज डिडक्शन, कि जो एंटायर टैक्स जो हमने फॉरेन कंट्री में पे किया है उसको प्रॉपरली हमें क्या है? डिडक्शन अवेलेबल है। टैक्स पेड इन द फॉरेन कंट्री ऑन इनकम विच इज डबली टैक्स्ड इज अलाउड एज डिडक्शन, कि अगर हमने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया है जो कि डबल टैक्स हो रहा है उसको उस इज अलाउड एज डिडक्शन। नेक्स्ट, टैक्स पेड ऑन इनकम विच इज डबली टैक्स्ड, कहते टैक्स जो कि हमने इनकम पे किया है जिसके के ऊपर डबल टैक्स लग रहा है इज अलाउड एज डिडक्शन एट द इंडियन रेट ऑफ टैक्स ओनली, कि रेट जो होगा वो कौन का होगा? इंडियन रेट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? टैक्स पेड ऑन इनकम विच इज डबली टैक्स्ड इज अलाउड एज डिडक्शन एट द इंडियन रेट ऑफ टैक्स और द रेट ऑफ टैक्स ऑफ द फॉरेन कंट्री विच एवर इज लोअर, कि जो टैक्स पे किया जाएगा इनकम जो कि डबली टैक्स्ड है वो डिडक्शन अलाउबल होगी, बट कौन से रेट पे होगी? इधर इंडियन रेट और फॉरेन रेट, बट विच एवर इज लोअर, कि जो रेट कम होगा इधर कोई वो इंडियन रेट है या फॉरेन कंट्री का रेट है, वहाँ विच एवर इज लोअर उस पे हमें क्या है जो डिडक्शन अलाउड होगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी टैक्स पेड ऑन इनकम विच इज डबली टैक्स्ड इज अलाउड एज डिडक्शन एट द इंडियन रेट ऑफ टैक्स और द रेट ऑफ टैक्स ऑफ द फॉरेन कंट्री बट विच एवर इज लोअर, जो कि कम होगा। क्लियर? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The revenue expenditure on research incurred by the assesses himself is allowed for deduction only if, कि कोई revenue expenditure है रिसर्च के लिए incur किया जा रहा है by assessee himself is allowed for deduction, वो allowed होगा deduction के लिए only if research is related to business purpose only, research is related to personal purpose, research is related to Hindu undivided family, right? And D, none of the above. So according to this, अगर हमारा जो रिसर्च है वो क्या की जा रही है इज रिलेटेड टू ओनली बिजनेस पर्पस, देन ओनली इट कैन बी अलाउड एज डिडक्शन, राइट? कि अगर बिजनेस रिसर्च जो है बिजनेस पर्पस के लिए की जा रही है तभी उस पर क्या होगा? डिडक्शन अलाउड होगा। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, if the agriculture land is used for tea plantation, then tax liability is, अगर agricultural land को हम लोग टी plantation के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारी tax liability क्या होगी? 65% of agriculture and 35% non-agriculture, 50% agriculture, 50% non-agriculture, 70% agriculture, 30% non-agriculture, 60% agriculture and 40% non-agriculture। सो अगर हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है टी प्लांटेशन के लिए यूज होगी तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए? 60% एग्रीकल्चर एंड 40% नॉन एग्रीकल्चर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी।
जहाँ पे 60% एग्रीकल्चरल लैंड टैक्स लाइबिलिटी होगी एंड 40% जो है हमारी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। यहाँ पे सेक्शंस दिए गए हैं जिनको कि हमें ये बताना है कि ये कौन सा सेक्शन किससे रिलेट करता है। सेक्शन 6(1), सेक्शन 10AA एंड सेक्शन सबसेक्शन 1 एंड सॉरी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 5। तो अगर आपको इसमें से कोई भी एक सेक्शन पता है तो आप इजीली इसका क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। सो अगर हम फर्स्ट देखें तो हमें पता है कि जो सेक्शन 6 है सबसेक्शन 1 है वो किसका सेक्शन होता है, रेजिडेंट का, राइट, रेजिडेंट का। सो अगर ए का ऑप्शन थर्ड है तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एंड अगर उसके बाद हम देखें तो हमारा जो सेक्शन 10 सबसेक्शन सॉरी AA सेक्शन 10AA वो किससे रिलेट करता है, वो हमारा करता है लीव सैलरी से, राइट, लीव सैलरी से। सो हमारा जो सी ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। अब बचे हमारे पास 2, सी का या तो 1 आएगा या 2 आएगा। अब देखो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 किसके लिए होता है, हमारा एग्रीकल्चरल इनकम के लिए होता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर? एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 किसके लिए होता है, लीव ट्रेवल कंसेशन के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट अंडर कैपिटल गेन्स हेड ऑफ इनकम। इनमें से कौन सी कैपिटल गेन कैपिटल एसेट नहीं ट्रीट की जाती अंडर कैपिटल गेन्स हेड ऑफ इनकम। स्टॉक इन ट्रेड, गुडविल ऑफ द बिजनेस, एग्रीकल्चरल लैंड इन दिल्ली एंड ज्वेलरी। सो इनमें से कौन सी चीज को कैपिटल गेन ट्रीट नहीं किया जा सकता। अगर हम गुडविल की बात करें, इट इज कंसीडर्ड एज कैपिटल एसेट, एग्रीकल्चरल लैंड एंड ज्वेलरी, but stock in trade is not treated as capital asset under capital gains head of income. So our correct option is option A. Clear? Moving to next question, match list 1 with list second। यहाँ पे आपको मीनिंग दिए गए हैं, उनको आप टर्म्स दी गई हैं, अब उनको आपने मीनिंग के साथ क्या करना है, मैच करना है। टैक्स प्लानिंग क्या होती है, making suitable arrangement of TDS, understatement of income, availing deduction under section 10 subsection A of IT Act, misinterpreting the provisions of the IT Act, right? So यहाँ पे हम मैच करेंगे। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है, अवेलिंग डिडक्शन अंडर 10 सबसेक्शन ए ऑफ IT एक्ट, राइट, कि यहाँ पे अगर हम अच्छे से अपनी टैक्स प्लानिंग करें तो हम क्या कर सकते हैं, डिडक्शंस को अवेल कर सकते हैं। सो ए का ऑप्शन अगर 3 आएगा देन हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। टैक्स अवॉइडेंस मीन्स मिस इंटरप्रेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द IT एक्ट, tax evasion means understatement of income, and tax administration means making suitable arrangement of tax deduction at source. TDS means tax deduction at source. Clear? Next question, under section 271C of the Income Tax Act 1961, the amount of penalty for failure to deduct tax at source is, right, section 271C के अकॉर्डिंग पेनल्टी क्या होनी चाहिए अगर हम TDS कटवाना भूल जाते हैं, राइट, TDS नहीं कटवाते। 10% ऑफ द टैक्स विच इज अदरवाइज डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 194C, 100% of the tax which is otherwise deductible under section 194C, 200% of the tax or 300% of the tax. According to under section 271C, the amount of penalty for failure to deduct TDS is 100% of the tax which is otherwise deductible under section 194C, right, कि जो कि 194 सेक्शन के सी के अंडर पूरी डिडक्टिबल थी, बट 100% ऑफ द टैक्स, जितनी भी टैक्स की अमाउंट होगी उतनी ही हमें पेनल्टी चार्ज होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of the Income Tax Act relates to claim deduction for the amount of interest received from bank saving account, right,
कि कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग डिडक्शन क्लेम की जा सकती है फ्रॉम फॉर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक सेविंग अकाउंट, राइट। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग होती है? 80TTA। कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग होती है? 80TTA। क्लियर? नाउ which two of the following are correct about TDS certificates? TDS certificates के लिए कौन सी स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट है? TDS ऑन नॉन सैलरी पेमेंट के लिए फॉर्म 16 होता है। TDS ऑन सैलरी पेमेंट के लिए फॉर्म 16A होता है। TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए फॉर्म 16B फिल किया जाता है एंड TDS ऑन रेंट के लिए फॉर्म 16C फिल किया जाता है। सो इसमें से क्या कौन कौन से करेक्ट हैं? तो अगर हम देखें जो TDS ऑन सैलरी पेमेंट है उसके लिए फॉर्म 16 होता है, नॉन सैलरी पेमेंट के लिए 16B होता है, यानी ये क्या है? इंटरचेंज है, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो नहीं आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए 16B होता है एंड TDS ऑन रेंट के लिए फॉर्म 16C होता है। क्लियर? ये दोनों इनकरेक्ट है एंड दीज बोथ आर करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लबिंग ऑफ इनकम मीन्स का मतलब क्या होता है? एडिशन इनकम ऑफ टू पार्टनर्स, इंक्लूजन ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन इन असेसिस इनकम, टोटल ऑफ इनकम ऑफ वेरियस हेड्स एंड कलेक्शन ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है इंक्लूजन ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन इन असेसिस इनकम, राइट। किसी और पर्सन की इनकम क्या है? असेसी की इनकम में क्लब हो रही है, दैट इज नोन एज क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पे क्या है? रिटर्न ऑफ इनकम की बात हो रही है। कहते हैं रिटर्न ऑफ इनकम कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग सबमिट की जाती है? सो सेक्शन 138 सबसेक्शन 1, 142 सबसेक्शन 1, 139 सबसेक्शन 1 एंड 129 सबसेक्शन 1। अगर हम रिटर्न ऑफ इनकम की बात करें तो उसके लिए हमारा सेक्शन होता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी हायर ऑफ, जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होना चाहिए वो किससे ज़्यादा होना चाहिए? म्यूनिसिपल वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, स्टैंडर्ड रेंट एंड फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट। म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट से क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर। सो अगर हम इनकम टैक्स की लैंग्वेज में बात करें, प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर जस्ट बिफोर असेसमेंट ईयर, राइट। कि फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर हम असेस कर रहे हैं इनकम को उससे जस्ट पहले का ईयर। क्लियर? दिस इज टर्म्ड एज प्रीवियस ईयर। दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।